Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज की current affairs में क्या important है, ज्ञान के हमारे महासंकल्प में क्या खास है, तो ज्ञान के महासंकल्प में हम क्या लेकर आए हैं तो उसमें देखेंगे हम पहले वर्ल्ड मैप, उसके 7 कॉन्टिनेंट, उसके बाद देखेंगे उन 7 कॉन्टिनेंट में से हम 2 कॉन्टिनेंट को उठाएंगे, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। उसमें कौन कौन से देश स्थित हैं, किस किस से वो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया का मैप, उसे रीड आउट करेंगे और इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं उन्हें हम कवर करेंगे। फिर देखेंगे हम द हिंदू की न्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, उन्हें कवर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे जो हमारे लास्ट वीक के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमारी करंट अफेयर की न्यूज होती है उन्हें हम रिवीजन करेंगे। तो ये हमारा आज का जो शेड्यूल होगा उसे देखते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पे हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, तो हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है वो है सबसे पहले जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, इसके बाद आप एशिया देखेंगे, एशिया जो जिसमें हमारा प्यारा भारत स्थित है। इसके बाद आप यूरोप देखेंगे, फिर आप अफ्रीका देखेंगे, अफ्रीका के बाद आप आएंगे नॉर्थ अमेरिका पर, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे आप देखेंगे साउथ अमेरिका, और सबसे साउथ में आपको देखने को मिलेगा अटलांटिका। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। इसी के साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आप देखोगे यहाँ पे यूरोप, यूरोप के बाद यहाँ पर अफ्रीका, और ये हमारा प्यारा एशिया, और यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे और यहाँ पर अटलांटिका। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये है हमारा साउथ अमेरिका, ये हुआ नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका, इधर आप देखेंगे यूरोप, और ये एशिया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको इंडिया नजर आ रहा होगा, चाइना देखने को मिल रहा होगा, रशिया देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ में ये आपको देश देखने को मिलेंगे। अब आप चलते हैं हम अपने जो हमारा साउथ अमेरिका है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश स्थित हैं, कितने देश स्थित हैं, तो साउथ अमेरिका में हमारे वैसे तो 13 देश स्थित हैं, लेकिन हम काउंट 12 को करते हैं क्योंकि जो एक देश है वो है फ्रेंच गुआना, उस पर फ्रेंच का आधिकारिक क्षेत्र है, इसलिए वो फ्रेंच गुआना को अलग रखते हैं और ये 12 हमारे कंट्रीज हो जाते हैं। तो जो साउथ अमेरिका है उसमें 12 देश हैं, और जो 13वां देश है वो फ्रेंच आधारित जो आधिकारिक क्षेत्र है, इसके वजह से वो फ्रेंच के अधिकार में आता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश स्थित हैं। इसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्राजील साउथ अमेरिका का भाग है वो किस किस से अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ब्राजील के पास कौन कौन से देश पड़ते हैं। हमने तो अब तक भारत के चारों तरफ के देश पढ़े हैं, जो भारत किससे अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है अब तक तो वही देखे थे। तो इसी तरह से जब आप रोज रोज एक मैप को रीड आउट करेंगे तो आपकी खुद से खुद समझ बन जाएगी कि कौन सा देश कहां पर पड़ता है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि ब्राजील के पास जो ब्राजील है वो किस किस से अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है, तो आप जब देखेंगे तो ब्राजील के सबसे आप साउथ से लेकर चलेंगे, सबसे साउथ में आपको उरुग्वे देखने को मिलेगा। उरुग्वे से थोड़ा ही ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रागवे, प्रागवे से ऊपर आपको बोलिविया देखने को मिलेगा। इन तीनों स्टेट के बीच में आपको अर्जेंटीना का भी थोड़ा भाग दिखेगा जो कि अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है ब्राजील के साथ में। इसके बाद आप जब बोलिविया से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपको पेरू देखने को मिलेगा। पेरू से थोड़ा और आप नॉर्थ में चलेंगे तो आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा। कोलंबिया से नॉर्थ में आप देखने को मिलेगा आपको वेनेजुला। वेनेजुला से अब आप चलिए ईस्ट में, और ईस्ट में आपको 3 देश देखने को मिलेंगे जिसमें एक होगा गुआना, इसके बाद सूरीनाम, और फिर आप देखेंगे फ्रेंच गुआना। अब आप पूछ सकते हो कि उरुग्वे जो देश है क्या वो उससे अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो वो उससे बाउंड्री शेयर नहीं करता है। या फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या इक्वाडोर, सॉरी जो इक्वाडोर है वो बाउंड्री शेयर करता है, तो वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने तो ओरली आपको बताया है, अब आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए कि ये है हमारा येलो में ब्राजील। अभी किस किस से अपनी इंटरनेशनल जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो इधर आप देखेंगे रेड कलर में ये उरुग्वे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अर्जेंटीना का छोटा सा जो पार्ट है ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है ब्राजील के साथ में, तो अर्जेंटीना। इसके बाद आप पैराग्वे देखेंगे जो कि स्काई ब्लू कलर में है, फिर बोलिविया देखेंगे रेड कलर में, और इधर फिर पेरू पे आ जाएंगे। पेरू अपना जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो यहाँ पर शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे पेरू। इसके बाद कोलंबिया, यहाँ आप इक्वाडोर देख रहे होंगे, इक्वाडोर अपनी कोलंबिया से और पेरू से तो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, लेकिन ब्राजील से ये कनेक्ट
कनेक्ट नहीं है। इसके बाद आप कोलंबिया देखेंगे तो कोलंबिया की ये बाउंड्री है जिससे ये शेयर कर रहा है। इसके बाद वेनेजुला देखेंगे तो वेनेजुला की से यहाँ पर ये बाउंड्री शेयर हो रही है। वेनेजुला के बाद आपको 3 और देश देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले गुआना देखने को मिलेगा, ये हुआ गुआना। इसके बाद आपको सूरीनाम देखने को मिलेगा और फ्रेंच गुआना, जिस पर फ्रेंच का आधिकारिक क्षेत्र है, आप उसे देखेंगे तो उससे भी ब्राजील अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर कर रहा है। तो ये हुए हमारे देश जो कि ब्राजील से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। कितने देश हुए? एक हुआ उरुग्वे, सेकंड हुआ अर्जेंटीना, थर्ड हुआ प्रागवे, फोर्थ बोलीविया, फिफ्थ पेरू, सिक्स्थ कोलंबिया, 7 वेनेजुला, 8 गुआना, 9 सूरीनाम और 10 हुआ हमारा फ्रेंच गुआना। ये 10 कंट्रीज हुए जिससे ब्राजील अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो चिली देश है वो किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो हम थोड़ा देखेंगे कि हमें पता है अर्जेंटीना के बॉर्डर पर जो है वो चिली देश है। इसका मीन्स है कि वो अर्जेंटीना से तो अपनी बाउंड्री शेयर कर ही रहा है। अब आप थोड़ा माइंड लगाएंगे कि अर्जेंटीना से ऊपर कौन से देश जो ब्राजील से बाउंड्री शेयर कर रहे थे वो कौन से थे? उसी में से जो चिली देश होगा उसी से भी कर रहा होगा। तो जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बोलीविया जो था वो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर था। मीन्स बोलीविया जो है चिली से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। बोलीविया से थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पेरू है वो भी हल्की सी बाउंड्री अपनी शेयर कर रहा है चिली से। यहां से आप देखेंगे तो चिली से बाउंड्री शेयर कर रहा है। इस तरह से आप इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री याद रख सकते हैं। तो आप किस तरह से याद रखेंगे कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा देश जो साउथ अमेरिका में कहां पर स्थित है। जैसे सबसे साउथ में आपको अर्जेंटीना और चिली देखने को मिल जाएगा, वेस्ट में चिली और ईस्ट में अर्जेंटीना आपको देखने को मिलेगा। इस जैसे ही आप ऊपर चलेंगे तो आपको ब्राजील दिखेगा, लेकिन बीच में आपको छोटे छोटे कुछ देश देखने को मिलेंगे, जैसे उरुग्वे हुआ जो कि सबसे ईस्ट में है। फिर उससे थोड़ा ऊपर चलने के बाद आपको प्रागवे देखने को मिलेगा, फिर बोलीविया देखने को मिलेगा और फिर पेरू देखने को मिलेगा। पेरू से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो छोटा सा पार्ट इक्वाडोर का और फिर कोलंबिया से वेनेजुला और वेनेजुला से फिर गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना। ब्राजील की अगर आप इंटरनेशनल किस से वो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है ये आप देख लेंगे तो आपको शायद जो साउथ अमेरिका के मैक्सिमम जो स्टेट है उनका पता चल जाएगा। जैसे कि वो साउथ अमेरिका के जितने कंट्रीज हैं उनकी मैक्सिमम की आपको इंटरनेशनल बाउंड्री पता चल जाएगी। क्योंकि ब्राजील से जैसे यहाँ पे फ्रेंच गुआना कर रहा है तो ये किससे कर रहा है? ब्राजील से कर रहा है और सूरीनाम से कर रहा है। ऐसी सूरीनाम फ्रेंच गुआना से कर रहा है, गुआना से और ब्राजील से कर रहा है। ऐसे अगर आप गुआना पे आओगे तो गुआना इधर वेनेजुला से, नीचे ब्राजील से और इधर सूरीनाम से। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम जो हमारी कंट्रीज हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर पाएंगे। ये हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आइए अब देखते हैं भारत का अपना प्यारा भारत। प्यारे भारत में हम देखेंगे अपने जो हमारे स्टेट हैं। आज स्टेट को भी हम ऐसे ही देखेंगे कि कौन सा स्टेट किससे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, क्योंकि हम रोज देख रहे हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ स्थित है। लेकिन आज हम एक क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे कि कौन सा स्टेट किससे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। जैसे अगर हम आज ले लेते हैं कि महाराष्ट्र कहाँ पर स्थित है, पहले आप ये देखेंगे तो महाराष्ट्र आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा और उसी के पास में आपको गोवा भी देखने को मिलेगा। गोवा और इसके एक किनारे पर आपको दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव देखने को मिलेगा। मींस एक किनारे पर आपको गोवा देखने को मिलेगा और नॉर्थ में आपको दमन एंड दीव देखने को मिलेगा। अब महाराष्ट्र अपनी बाउंड्री किस किस से शेयर कर रहा है, तो मींस 2 यूटी से तो कर ही रहा है, जो गोवा है उससे कर रहा है और दमन दीव और नागर एंड जो दादर नागर हवेली है इससे कर रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेस्ट में जो है सबसे गुजरात जो हमारा जो वेस्ट में है और वेस्ट में जो गुजरात है वो महाराष्ट्र से कनेक्ट होता है। तो मीन्स गुजरात अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के सबसे ऊपर जो मध्य प्रदेश पड़ता है, मीन्स मध्य प्रदेश भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इधर आप आएंगे ईस्ट में तो छत्तीसगढ़ को पाएंगे, छत्तीसगढ़ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और इधर आप आंध्र प्रदेश देखेंगे और इधर आप देखेंगे कर्नाटका। मींस गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, गोवा और दमन एंड दीव जो ये हैं ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है महाराष्ट्र से। अब उठा लेते हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो जो हमारी जम्मू कश्मीर है वो जो राज्य से, स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो करता है किससे? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर आप देखेंगे, अब आप पूछेंगे क्या पंजाब से भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला हिमाचल प्रदेश का है। मीन्स पंजाब से जो जम्मू कश्मीर है वो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है।
इसके बाद आप देखेंगे इधर लद्दाख से, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री देखेंगे तो इंटरनेशनल बाउंड्री में आप पाएंगे कि ये पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये आप पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को देख लीजिए कि भाई उत्तर प्रदेश किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले याद आएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही कट के बनाए तो उत्तराखंड से तो शेयर करेगा ही अपनी बाउंड्री। इसके बाद वो आएगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के पास में पड़ता है। और बीच में आप एक यूटी देखेंगे जो कि दिल्ली है, उससे भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर आप मध्य प्रदेश देखेंगे और इधर आप छोटा सा पार्ट छत्तीसगढ़ का, इधर झारखंड का और इधर बिहार आप देख रहे होंगे, तो इनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो वो करता है नेपाल से। किससे? नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये हुआ। एक बार आप फिर से स्टेट देख लीजिए कि सबसे नीचे आप तमिलनाडु और केरला देखने को मिलेगा। उससे ऊपर अगर आएंगे दो स्टेट और देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश और केरला के ऊपर आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। इससे अगर ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र आपको देखने का मिलेगा। और इधर आप गोवा देखेंगे और इधर आप दमन एंड दीव देखेंगे। इसके अगर ऊपर चलेंगे सबसे वेस्ट में तो आपको दो स्टेट देखने को मिलेगा, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान के अगर आप ईस्ट में चलेंगे तो आपको देखने का मिलेगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फिर से ईस्ट में आइए तो छत्तीसगढ़, इधर बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इधर फिर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल देखने को। वेस्ट बंगाल से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपको ये सिक्किम देखने को मिलेगा। और फिर आ जाओगे आप सेवन सिस्टर्स पर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा असम। इधर आप अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये देखने को मिलेगा। अब आइए आप उत्तर प्रदेश से ऊपर कि आपको यहाँ पर एक छोटी सी यूटी देखने को मिलेगी जिसमें दिल्ली है, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। इधर आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आज हम लद्दाख को स्पेशल में पढ़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख में थोड़ा विवाद हो गया है, वहां आंदोलनकारी कुछ वहां पर भड़क गए हैं, तो वो सब हम जानेंगे। ये हमारी आज की करंट अफेयर के न्यूज में भी होगा और इस पे हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, वहां भी आप इसे देख पाएंगे। चलो जी, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये तमिलनाडु हुआ, ये केरला हुआ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इधर आएंगे तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर आप देखेंगे तो असम, यहाँ पर मेघालय, और इधर आप आएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबकी यहाँ पर कैपिटल भी दी गई है। यहाँ आएंगे उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इधर आप देखेंगे लद्दाख। ये हमारे कुछ नेशनल पार्क है जो कि भारत के कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो आज हम कुछ पार्ट नेशनल पार्क का कवर करेंगे, इसके बाद कुछ कल करेंगे। तो हम कुछ आप दिखाते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं तो और ये कब बने थे ये भी आपको मेंशन दिया होगा। जैसे है गोरुमरा नेशनल पार्क, ये कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, और ये 1992 में बना था। इसके बाद बक्सा टाइगर रिजर्व, इसे आप देखेंगे ये 1992 में। फिर देखेंगे न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये भी पश्चिम बंगाल में 1986 में इसे बनाया गया था। पश्चिम बंगाल का फिर है सिंगलीला नेशनल पार्क और यह है जल्दापारा नेशनल पार्क, ये 1986 में और ये 2014 में। तो पश्चिम बंगाल के आप देखेंगे गोरुमारा, बक्सा, न्योरा, संगलीला और जल्दापारा नेशनल पार्क। इसी के साथ में इससे आगे आप देखोगे तो सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क भी किसका है? पश्चिम बंगाल का। तो ये हुए पश्चिम बंगाल के 1984 में। अब आते हैं अंडमान एंड निकोबार के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क है? सबसे पहले आप देखेंगे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। कब बनाया गया था? 1983 में बनाया गया था। ये इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। फिर है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये भी कहां पर है? निकोबार में, अंडमान निकोबार में 1987 में से बनाया गया था। फिर आएंगे माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में 1987 में से भी बनाया गया था। इसके बाद आएंगे नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। और फिर आएगा सैडल पीक नेशनल पार्क और साउथ बटन, ये नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बटन जो आइलैंड नेशनल पार्क है 1987 में बनाया गया, रानी झांसी मरीन 1996 में, सैडल पीक नेशनल पार्क 1987 में, ये नेशनल पार्क है। इसके बाद सैडल पार्क नेशनल पार्क हुआ साउथ बेटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार का। फिर है
कैंप बेल बे नेशनल पार्क, कैंप बेल बे नेशनल पार्क ये 1992 में बनाया गया था। और गलातिया कौन सा है, गलातिया नेशनल पार्क, ये भी कहां पर है, अंडमान निकोबार में 1992 से बनाया गया था। ये हुए। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क है। तो आंध्र प्रदेश के 3 नेशनल पार्क है, कौन कौन से हैं, पापीगोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर। कौन सा है, पापीगोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर, ये आंध्र प्रदेश के हैं। पापीगोंडा को 2008 में बनाया गया, राजीव गांधी को 2005 में और श्री वेंकटेश्वर को 1989 में बनाया गया था। इसके बाद आते हैं तेलंगाना के। तेलंगाना में कौन कौन से हैं, तो ये है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, सेकंड है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं, कासु रेड्डी, महावीर और मृगवानी नेशनल पार्क, ये कहाँ के हैं, ये है तेलंगाना के। आंध्र प्रदेश के हम ऊपर देख चुके हैं, ये हैं तेलंगाना के। नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क है, नामदफा और मोलिंग। नामदफा और मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। जो 2 या 1 है उन्हें अच्छे से रट्टा लगा के याद करो। और जैसे अंडमान निकोबार के काफी नेशनल पार्क हैं, या फिर जो हमारे पश्चिम बंगाल के, तो पहले हम जो थोड़े थोड़े हैं उन्हें अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद कर लो, कि बाय चांस अगर जो ज्यादा वाले नेशनल पार्क है और हमारे माइंड से स्किप हो भी जाए तो हमें एक आइडिया रहे कि इन स्टेट में सबसे ज्यादा है। आई थिंक यहाँ से आप थोड़ा स्किप करके क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आप देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश है, नामदफा और मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। असम के देखेंगे तो डिब्रू, काजीरंगा, मानस, नामेरी नेशनल पार्क, ये आप देखेंगे असम के कौन कौन से, डिब्रू, काजीरंगा, नामेरी, औरंग, देहिंग, रायमोना, ये कहाँ के हैं, नेशनल पार्क है असम के। इन्हें आप एक लाइन में याद कर सकते हैं, जैसे रायमोना, देहिंग, औरंग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सिखोवा, काजीरंगा, इधर आ जाएंगे मानस, और फिर आपको कौन सा है, औरंग, देहिंग, रायमोना, ये आपके नेशनल पार्क हुए। आप एक बार इस तरह से याद कर लो, फिर एक लाइन में इनका एक ट्रिक के साथ लेकर आएंगे और उन्हें अच्छे से हम याद करेंगे। आते हैं बिहार पर सिर्फ इकलौता एक नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इंद्रावती, कांगेर घाटी, ये नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आते हैं गोवा में। छत्तीसगढ़ में भी 2 थे, गोवा में आते हैं, गोवा में सिर्फ एक है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, जो कि मोलल्लम है। फिर आते हैं गुजरात पर। गुजरात के 3 नेशनल पार्क है। सबसे पहले काला हिरन, गिर फॉरेस्ट और मरीन नेशनल पार्क। गिर को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, तो ये भी याद कर लेंगे, मरीन नेशनल पार्क और काला हिरन नेशनल पार्क, ये गुजरात में स्थित है। फिर आते हैं और ये है वंसड़ा नेशनल पार्क। कौन सा है, वंसड़ा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में। गुजरात के 4 हैं, काला हिरन, गिर फॉरेस्ट, मरीन नेशनल और वंसड़ा नेशनल पार्क, ये हुआ गुजरात का। आते हैं हरियाणा पर। कलेसर और सुल्तानपुर हरियाणा के नेशनल पार्क है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश पर। पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलवारा नेशनल पार्क, ये कहाँ के हैं, ये है हिमाचल प्रदेश के। कौन कौन से, पिन वैली, ग्रेटर हिमालय, इंद्रकीला, खीरगंगा, सिंबलवारा, ये नेशनल पार्क कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद चलते हैं जम्मू कश्मीर पर। तो दाचिंगम हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सलीम अली नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। चलते हैं झारखंड पर। तो ये है बेटला नेशनल पार्क झारखंड का। बस इतना ही करना है। इसके बाद हम आगे जो देखेंगे वो आगे से देखेंगे, और ये शायद ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम 2 स्टेट को लेकर आएंगे। 2 स्टेट के नेशनल पार्क अच्छे से याद करेंगे और तब हम फिर थर्ड का याद करेंगे। अब चलते हैं द हिंदू की फर्स्ट न्यूज पर, कि द हिंदू की फर्स्ट न्यूज क्या है। तो रशिया वॉर जो चल रहा है यूक्रेन पर, उसमें क्या हो रहा है कि अभी यूएनओ ने रशिया पर क्लेम किया है कि भाई जो नेपाल हुआ, मैंने आपको जब नेपाल का आंदोलन पढ़ाया था, जब नेपाल प्रोटेस्ट थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह नेपाल में बेरोजगारी फैल गई थी, जिसकी वजह से नेपाल के बहुत सारे युवा रशिया जा रहे थे युद्ध के लिए, सिर्फ इस वजह से कि वहां से इनकम हो सके, वो वहां पर इनकम कमा सके, पैसा कमा सके। इसी तरह श्रीलंका में भी देखने को मिला कि श्रीलंका में जब बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई तो वो रशिया में जा रहे थे और वो क्या कर रहे थे, वहां पर लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिससे कि उन्हें एक पैसा मिले। तो इन पर क्लेम किया गया है, इन पर आरोप लगाया
बताया गया है कि रशिया जो है वो युवाओं को भड़का रहा है, युवाओं को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कहाँ कहाँ के, जो कि नेपाल के हैं, श्रीलंका के हैं, और कुछ भारतीय लोग भी वहां पर फंस गए हैं। और ये भी लगाया गया कि वे धोखाधड़ी से उन्हें वहां पर रख रहे हैं, जबरदस्ती उन्हें वहां पर रख रहे हैं। तो ये क्लेम किया गया है। आइए इनका जो क्लेम है वो थोड़ा देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो यूएनए की एक विशेषज्ञ है, उसने मरियाना कांजोरावा ने कहा है, किसने कहा है, तो मरियाना ने कहा है कि रूस की सेना श्रीलंका और नेपाल समेत कई देशों से लोगों को जबरन भर्ती कर रही है। मैं उनके साथ जबरदस्ती कर उन्हें फौज में भर्ती कर रही है। देशों ने लोगों को जबरन भर्ती कर रही है, इन्हें झूठे वादे, नौकरी, बेहतर जीवन का लालच देकर फंसाया गया है। मैं जो नेपाल श्रीलंका में बेरोजगारी इस तरह फैली हुई है, तो उन्हें झूठे वादे किए जाने की आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छा आप जीवन यापन कर पाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। इस तरह से जो रशिया वाले लोग हैं, जो रशिया आर्मी वो इन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ये क्लेम किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों को यातनाएं देकर और धोखे से ऐसे कॉन्टेंट पर साइन, जो कॉन्ट्रैक्ट है उन पे साइन करा लेते हैं। रशिया क्या करता है, पहले धोखे से उन्हें बुला लेता है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लेता है, और इस तरह से ये बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं जिनसे उन्हें सीधे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया जाता है। कहां पर, युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि एक केस में कॉन्ट्रैक्ट साइन न करने पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। मींस उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो उसे गोली मार दी गई, ऐसा आरोप लगाया गया। जुलाई 2025 में यूएनओ विशेषज्ञ ने श्रीलंका सरकार को रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया कि 3 तमिल लोगों को भर्ती एजेंसियों ने धोखा दिया। इन एजेंसियों ने उन्हें यूरोप में सुरक्षित नौकरी और जीवन का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें रूस की सेना में भर्ती करा दिया। तो इस तरह से मीन्स लोगों को यहाँ से बहला फुसला कर ले जाया जा रहा है और फिर रशिया में जो है वहां की फौज में भर्ती करा दिया जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा यूएनए का कहना है। 2024 में नेपाल के नागरिक भी रूस की सेना में फंस गए थे और मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद आओ सितंबर 2025 में, तो कम से कम 15 भारतीय भी यूक्रेन युद्ध में फंसे पाए गए थे, यूक्रेन में फंस गए थे, जिन्हें फिर बाद में लाया गया था। तो भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने रूस से कहा कि इस प्रथा को तुरंत रोका जाए और भारतीय नागरिकों को रिहा किया जाए। श्रीलंका की स्थिति भी ऐसी रही कि श्रीलंका में जो 2022 की आर्थिक तबाही के बाद बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश चले गए, क्योंकि वहां पर भी क्या हुआ था, जिस तरह नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ इसी तरह श्रीलंका में भी हुआ था और वहां की सरकार भी गिर गई थी। तो इसी से क्या होता, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल रही थी और विदेश जा रहे थे वहां के लोग, मैक्सिमम लोग विदेश काम के चक्कर में जा रहे थे, जिसकी वजह से वो रशिया में फंस रहे थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में पहले 6 महीनों में श्रीलंकाई विदेश कितने गए, तो वो गए थे 1,44,379 श्रीलंकाई विदेश गए थे। इनमें से कई लोग धोखाधड़ी का शिकार होकर रूस की सेना में भर्ती हो गए। रूस के साथ श्रीलंका के संबंध कैसे, तो श्रीलंका कहता है हमारे संबंध अच्छे हैं, जो हमारे लोग हैं जो रशिया में मारे गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि रशिया से हमारी ऐसी कोई अनबन नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो लोग वहां के युद्ध में मारे गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, ऐसा श्रीलंका का कहना है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के साथ अनेक ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और वे चाहते हैं कि जिन श्रीलंकाई सैनिकों की मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। ये न्यूज थी रशिया से लेकर। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पर। यह है पीएम लॉन्चेस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हिट्स आउट एट प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट। इसमें क्या क्या न्यूज है कि प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। अभी आपने सुना होगा कि जो मोदी जी और राजस्थान गए हुए थे उन्होंने वहां जाकर बड़े बड़े काफी काम किए हैं, बहुत सारी चीजें स्थापित की हैं। तो उसी में से एक है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कहां पर, जो राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है, शिलान्यास किया। इसमें माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शामिल है। इस पावर की अक्षमता कितनी है, तो इसकी है 28,000 मेगावाट अक्षमता का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट होगा, जिसकी राहत 42,000 करोड़ बताई जा रही है। मतलब कि जिसमें लागत लगेगी वो 42,000 करोड़ में ये न्यूक्लियर पावर स्टार्ट होगा और इसका जो क्षमता होगी वो 2800 मेगावाट अक्षमता होगी। ये देखा गया। इसके बाद इसमें अन्य परियोजनाएं भी हैं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा परियोजना है वो वहां पर चलाई जा रही है, जल आपूर्ति के लिए सड़कें बनवाई जा रही हैं, स्वास्थ्य के लिए आधारभूत संरचनाएं हैं, 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है जो जोधपुर से बीकानेर जाएगी और दूसरी है जो उदयपुर से नई एक्सप्रेस वहां से लॉन्च की जा रही है। मीन्स वहां पर उनका शिलान्यास किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं जीएसटी
कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए, कुछ प्रत्यारोप हुए, तो ये भी देखते हैं कि कांग्रेस क्या आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हम सारी अच्छी अच्छी चीजें देखते हुए चलते हैं, लेकिन हम उस पर भी देखें कि विपक्ष उस पर क्या आवाज उठा रहा है, किस किस चीज को बता रहा है, क्योंकि हमें दोनों पक्ष देखने चाहिए और जानना चाहिए कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, उसमें क्या क्या कमियां निकाल रहा है। क्योंकि अगर हम एक ही तरफा चीजों को देखते हुए चलेंगे तो हमें लगेगा कि शायद यही चीजें सही हो रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा विपक्ष का भी देखना चाहिए कि कहीं कुछ गलत है या नहीं है, वो हम अपनी समझ से करें, लेकिन हमें विपक्ष की बात भी देखनी चाहिए। तो विपक्ष ने कहा है कि मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासन में उच्च कर और महंगाई चरम पर थी। पहले कांग्रेस सरकार 100 की खरीद पर 31 टैक्स लेती थी। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुएं सस्ती हुई और लोगों का बोझ कम हुआ। उन्होंने कहा कि यह सेविंग फेस्टिवल है। मीन्स उन्होंने कहा कि ये, आपने देखा ही होगा, मैंने लास्ट पढ़ाया था कि मोदी जी ने कहा कि आप इसे सेविंग फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कीजिए कि हमने जो जीएसटी कम किया है इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। मोदी जी ने क्या कहा है कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दें। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मोदी जी बहुत ज्यादा इस चीज पर इस तरफ क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं और सबसे ज्यादा सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप स्वदेशी चीजों को यूज करें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अमेरिका से हमारी बहुत ज्यादा खटपट चल रही है, खटपट इन द सेंस उसने काफी टैरिफ लगाए हुए हैं, इसीलिए जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर बने, हर चीज उसी के देश में बनाई हुई हो। तो इसी तरह वो सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप स्वदेशी चीजों को अपनाइए जितना हो सके। अगर काम ना चले तब आप दूसरी चीजों की तरफ मुड़िए, लेकिन आप आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी चीजों को ही यूज कीजिए मैक्सिमम टाइम। तो ये सब रहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर। पीएम ने युवाओं से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने और देसी उत्पादों की खपत बढ़ाने का आह्वान किया है। कांग्रेस का इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? जब जो कांग्रेस पर आरोप लगाए गए थे तो अब कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी? राजस्थान कांग्रेस ने कहा कि मोदी केवल कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, जबकि उन्हें जनता से जीएसटी की लूट के लिए माफी मांगनी चाहिए थी। विपक्ष नेताओं ने कहा, जैसे कि सचिन पायलट है या फिर गोविंद जो डोटासरा है, रामलाल जाट है जो कि कांग्रेस के नेता हैं, ने कहा कि मोदी ने पेट्रोल डीजल टैक्स पर भी गलत जानकारी दी है। मीन जो पेट्रोल टैक्स पर जानकारी दी है वो सही जानकारी नहीं है। तो ये सब उन्होंने कहा। फिर चलते हैं माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर। तो इसकी कितनी क्षमता है? ये है 2800 मेगावाट। लागत कितनी है? तो इसमें लगा है 22,000 करोड़। ऐसे पैसा दिखाया जा रहा है कि पता नहीं गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है और ऐसे उड़ा दो। 22 करोड़, 1000 करोड़, इस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं। केवल जो कुल निवेश परियोजना है वो कितनी है? तो वो है 1.22 लाख करोड़। 1.22 लाख करोड़ इसका कुल निवेश होगा। रेलवे जो विकास है उसमें 2 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी जो कि उदयपुर से नई एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। जीएसटी सुधार में क्या हुआ है? 2017 के अकॉर्डिंग मोदी जी ने कहा कि इससे महंगाई कम हुई और लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, घरेलू वस्तुएं आसानी से खरीद पा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि टैक्स और महंगाई बढ़ाने का है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी केवल कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं और खुद की गलतियों से ध्यान भटका रहे हैं। राजस्थान में राजनीतिक महत्व क्या है कि चुनावी दृष्टि से बांसवाड़ा जो आदिवासी बहुल इलाका है, जो बांसवाड़ा है वहां पर आदिवासी ज्यादा लोग रहते हैं, में यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट न्यूज है कि हरियाणा ने एक योजना लॉन्च की है। हरियाणा सीएम लॉन्चेस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर वुमेन। औरतों के लिए एक योजना चलाई गई है। कौन सी वो योजना है? तो मुख्यमंत्री नायब सिंह, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? वो नायब सिंह है। नायब सिंह ने सेना ने पंचकुला के ताऊ दवा लाल स्टेडियम में एक योजना का औपचारिक रूप से लॉन्च किया। योजना का नाम क्या है? तो वो है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। कौन सी है? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इससे लाभार्थी को क्या लाभ होगा? तो हरियाणा राज्य की सभी पात्र जितनी भी एलिजिबल महिलाएं हैं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। हर पात्र महिला को 2100 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। कितना? 2100 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा हर एक महिला को। फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें मिलेगा, वित्तीय सहायता मिलेगी। मोबाइल ऐप की सुविधा से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। महिलाएं इस ऐप के माध्यम से योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी।
कैबिनेट का निर्णय क्या है कि हरियाणा कैबिनेट ने 28 अगस्त को इस योजना को 25 सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 5000 करोड़ का प्रावधान मार्च में ही जो बजट था वो दिया गया था, तो 5000 करोड़ का इसका वो रखा गया है कि भाई 5000 करोड़ दिए जाएंगे, जिसमें ये जो योजना है, कौन सी योजना है, तो वो है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये बनाई गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीनदयाल लाडो परियोजना कहां पर चलाई गई है, तो योजना कहां पर चलाई गई है, तो ये हरियाणा में चलाई गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इसके बाद अब ये आई है लद्दाख से कि जो वांगचू हैं इन पर कुछ क्लेम किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, इनके वजह से वहां पर दंगा फैल गया, ये कहा जा रहा है। तो वांगचू आपने देखा होगा, 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें वांगचू दिखाए गए थे, इन्हीं पर आधारित वो मूवी बनाई गई थी। तो जो वांगचू है ये लद्दाख में ये कुछ दिनों से मीन 10 सितंबर से ये भूख आंदोलन कर रहे थे, भूख प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, हंगर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब क्या हो रहा था कि ये बहुत ही शांतिपूर्वक कर रहे थे, ये हमेशा गांधीवादी विचारधारा पर अपने आप को समर्पित करते हैं, कि ये बोलते हैं कि मैं हमेशा गांधीवादी विचारधारा से चलता हूं, मैं हिंसा कभी नहीं चाहता हूं, अहिंसा ना मीन्स यहाँ पर हिंसा कहीं भी ना फैले, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं। अभी ये जब ये कर रहे थे, इसमें जब ये भूख हड़ताल कर रहे थे तो इसमें 15 लोग शामिल थे, ये 15 लोग वहां पर भूख हड़ताल कर रहे थे। इनमें से क्या हुआ, जब ये 10 सितंबर से कर रहे थे, इनमें से 2 लोगों की हालत खराब हो गई, और 2 लोगों की हालत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। और इसी में क्या हुआ, वही सोशल मीडिया का यूज हुआ, और सोशल मीडिया पर आह्वान किया गया कि यहाँ पर आया जाए, और वहां अगले दिन ही वहां पर भारी मात्रा में युवा जो थे वो इकट्ठे हो गए। अब जब वो बहुत सारे युवा इकट्ठे हो गए तो वहां की आर्मी ने क्या किया, उनपे आंसू जो गैस है वो छोड़ी गई, जिससे कि यहाँ से ये हट जाए। लेकिन उसी के बीच क्या हुआ कि युवा ने पत्थर फेंकने स्टार्ट कर दिए और वहां पर मुठभेड़ स्टार्ट हो गई। इसी तरह से बीजेपी का जो कार्यालय था उसमें आग लगा दी गई। अब इसे देखा जा रहा है जैसे नेपाल में जैनजी आंदोलन हुआ था, जैनजी आंदोलन किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग इसे माना जा रहा है कि भाई ऐसे ही क्या अब लद्दाख में भी होने वाला है। ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा था, तो जो वांगचू है ये इन्होंने 4 मांगे रखी हुई थी। 4 मांगों में सबसे जो इंपॉर्टेंट थी, ये चाहते थे लद्दाख के कुछ इलाकों को या लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखा जाए। अब 6 शेड्यूल क्या है इसके बारे में देखते हुए चलेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। इस पे मैंने अलग भी क्लास बनाई जिससे कि पूरा जो इसका डिटेल है पूरे उसमें अच्छे से एक डिटेल में समझेंगे कि कहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस हुए हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये है लद्दाख। यहाँ पर जो ये इलाका ये लद्दाख का है, और लद्दाख में 2 राज्य बनाए गए हैं। कौन से 2 स्थान है, एक है लेह और एक है कारगिल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है कारगिल। लेह और कारगिल में क्या है, जो लेह में लोग रहते हैं वो रहते हैं बौद्ध धर्म के, जो कारगिल में रहते हैं वो मुस्लिम प्रधान देश है, मीन्स वहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा है। और जो मुस्लिम लोग हैं तो वो यहाँ पर रहते हैं सुन्नी मुस्लिम लोग रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो आके जो यहाँ पर अपना स्थापित कर रही हैं, कंपनियां खुल रही हैं, तो उनके वजह से इन्होंने कहा कि हमें 6 शेड्यूल में रखा जाए, हमारी मर्जी से यहाँ पर जो भी काम हो वो हमारी मर्जी से हो। क्योंकि बहुत सारी जैसे कि हिमाचल प्रदेश में ये दुर्घटनाएं देखने को मिली, बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला, इसी के चलते हुए इनकी कुछ मांग थी कि भाई इस तरह से ये जो हमारा लद्दाख है उसे 6 शेड्यूल में रखा जाए। जब ये राज्य पूरा जम्मू कश्मीर था, लद्दाख जम्मू कश्मीर में ही शामिल था, तो इनकी यहां पर मांग हो रही थी कि लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया जाए, इसे यूटी में रखा जाए। तो जब 370 यहां से हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य बन गया और इससे लद्दाख को यूटी बना दिया गया। अब यूटी क्या होती है, यूटी पर मैक्सिमम जो अधिकार होता है वो केंद्र का अधिकार होता है। इसीलिए अब यहाँ पर इन्हें दिक्कतें हो रही है कि भाई केंद्र का सरकार है और हमारे यहाँ पर कोई भी चल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सिर्फ 1 सीट है, ये चाहते हैं कि कम से कम 2 सीट हो, क्योंकि बौद्ध धर्म अलग है और मुस्लिम प्रधान जो कारगिल है वो अलग है, तो कम से कम 2 सीट तो एटलीस्ट यहाँ पे हो। इसी के साथ साथ ये चाहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं उसमें यहाँ के लोग भी शामिल हो। तो ये सब चीजें रखी गई थी। देखते हैं थोड़ा सा कि जो आपको 6 शेड्यूल में बता दूं कि 6 शेड्यूल में हमारे 4 राज्य पहले से शामिल हैं। 4 राज्यों के कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें 6 शेड्यूल में शामिल किया गया है। अब हमारे वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप एटीएम
एम से उसे आप उसकी जो ट्रिक है उसे देख सकते हैं कि ATM, एम मीन्स ए से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा असम राज्य, टी से आप देखेंगे त्रिपुरा, एम से देखेंगे मेघालय और दूसरे एम से ATM और जो फिर से एम है उससे आप देखेंगे मिजोरम। मीन्स यहाँ पर जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो ये 4 राज्य हैं इन्हें 6 शेड्यूल में रखा गया है। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने इसकी ट्रिक बनाई है ATMM और आप देखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये क्या है, छठी अनुसूची में इन्हें शामिल किया गया है। छठी अनुसूची केवल पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुछ राज्यों पर ही लागू होती है, जैसे आप असम को देख सकते हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हें आप चारों को याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है कि 6 शेड्यूल में कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो आप याद रखेंगे असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है, ये स्टेट है। चलते हैं, ये इनका उद्देश्य क्या होता है, 6 शेड्यूल में रखने का क्या उद्देश्य है, तो आप देखेंगे कि जो जनजातीय समुदाय की संस्कृति है, परंपरा है, भाषा और पहचान की रक्षा करना इनका मकसद होता है। उनकी स्थानीय जो स्वशासन है उसे, जो ऑटोनोमियस गवर्नेंस है उसे देना होता है। इसी के साथ उनके जमीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना होता है, इसलिए 6 शेड्यूल में उन्हें रखा जाता है। मीन्स उनकी बिना परमिशन के आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्हें 6 शेड्यूल में रखा जाता है। FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया, मीन्स जो वांगचू थे उनके जो FCRA लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक की संस्था सैकमोल का जो फिक्रा FCRA पंजीकरण को रद्द कर दिया। आरोप लगाया गया कि संस्था ने विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन किया है और CBI ने भी वांगचुक से जुड़ी दूसरी संस्थाओं की जांच शुरू कर दी है कि कौन कौन सी जो इनकी वो होंगी उन्हें हम उनकी जांच करेंगे। वांगचुक पर यह आरोप लगाया जा रहा है। यह फैसला लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद आया। मीन्स जब वहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ, जब मैंने जैसे कि आपको बताया कि सोशल मीडिया पर लोगों को बुलाया गया, वो वहां पर पहुंच गए, युवा पहुंच गए। जब युवा वहां पहुंचे और जो हिंसक प्रदर्शन वहां पर फैल गया, वहां मारपीट और जो विरोध एक दूसरे के जो सेना थी और जो युवा थे उनके बीच जो मुठभेड़ हुई, उसी के चलते वांगचुक ने क्या किया, सबको वापस भेज दिया और सबसे निवेदन किया कि भाई इस आंदोलन को यहीं रोक दिया जाए, क्योंकि मैं हिंसक आंदोलन नहीं चाहता था और ये मेरे जो गांधी विचारधारा है उसके खिलाफ है, तो आप सब वापस जाएं। तो इस तरह वहां पर इन चीजों को रोका गया। अब उसके एक दिन बाद उन पर आरोप लगाए गए कि जो उनका लाइसेंस था उसे रद्द कर दिया गया था। 20 अगस्त को गृह मंत्रालय ने सैकमोल को नोटिस भेजा था और 10 सितंबर को स्पष्टीकरण मांगा था। मंत्रालय का आरोप है कि वांगचुक के उकसाऊ भाषणों की वजह से हिंसा फैली। विरोध में 4 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। तो ये देखा गया। इसके बाद मुद्दा क्या था, तो मुद्दा था लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना। क्या था, जो लद्दाख है उसे छठी अनुसूची में शामिल करना। हिंसा क्या हुई कि लेह में झड़प हुई, 4 मौत और 80 लोग घायल हो गए। 40 पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल है, मीन्स जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हो गए। कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया बीजेपी पर कि संकट बीजेपी सरकार की नीतियां और अधूरे वादों की वजह से हुआ, कि उन्होंने जो अधूरे वादे किए थे और वो वादे कर तो दिए लेकिन वो पूरे नहीं किए, इस वजह से ये स्थिति बनी। इसके बाद क्या हुआ कि पवन खेड़ा जो कांग्रेस के ही वो हैं नेता है, उन्होंने कहा कि 2019 के वादों के बावजूद हालात सुधारे नहीं गए बल्कि और बिगड़े हैं। बीजेपी ने उस पर अपना बताया कि हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को इसका जो इस आंदोलन का वो बता रही है कि भाई ये जो आंदोलन हुआ ये इनके वजह से हुआ है, तो जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है और बीजेपी कांग्रेस को। प्रसंग क्या था कि 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। छठी अनुसूची, इसमें संविधान में स्थान क्या दिया गया, छठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 सेक्शन 2 और अनुच्छेद 275 सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। इसे जनजातीय इलाकों जैसे कि ट्राइबल एरियाज की सुरक्षा और स्वशासन के लिए बनाया गया है। अब गवर्नमेंट का यह भी मानना है कि अगर इसी तरह हर राज्य अपनी स्थिति के लिए छठी से जो अनुसूची उसमें शामिल होने के लिए बोलने लगा, तो इस तरह से तो और भी राज्य आगे आएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ या फिर और जो राज्य हुए वो भी बोलेंगे कि हमें भी 6 शेड्यूल में जो आप शामिल कीजिए। तो इसके वजह से स्थिति बनी कि लद्दाख को ऐसा नहीं
उसमें 6 शेड्यूल में नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पर अभी बहुत सारे आपने देखे होंगे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो इसीलिए ये सब चीजें हुई हैं। जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान में काफी जो डेवलप किया गया है, बहुत सारी कंपनियों को वहां पर भेजा गया, जैसे कि टाटा स्टील कंपनी हुई, तो इसी तरह से लद्दाख में भी यही जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर कि राजस्थान जो है मोरक्को गए हुए थे। मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो हमारे राजनाथ सिंह हैं वो मोरक्को गए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार मोरक्को गए, उन्होंने वहां भारत की पहली विदेश रक्षा, हमारी कौन सी है ये पहली विदेश रक्षा उत्पादन इकाई ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ये इकाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा मोरक्को में बैरेचिद में स्थापित की गई है। मीन्स ये पहली विदेशी रक्षा उत्पादन इकाई है जो मोरक्को में स्थापित की गई है। किसने की है? तो ये की है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, टेसल ने से स्थापित किया है। उत्पादन क्या है इसका और इसका महत्व क्या है? तो यह प्लांट भारत का स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म है बनाया जाएगा। यह भारत की वैश्विक रक्षा क्षेत्र में उपस्थिति को दर्शाएगा। उसके लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित होगा कि हमारा स्वदेशी है किसी देश में स्थापित किया जा रहा है। इसमें भारत की रक्षा निर्यात जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये हुई हमारी। इसी के साथ आप देखेंगे कि अफ्रीका में छोटे हथियार जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट, बख्तरबंद वाहन, टैंक, हेलीकॉप्टर आदि की बड़ी मांग है। भारत इन उत्पादों के जरिए अफ्रीकी रक्षा बाजार है अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराएगा। मींस इसके उससे क्या करेगा कि वहां पर भी अपनी जो स्थिति है उसे उपस्थित कराएगा, उसकी जो मजबूत स्थिति है उसे दर्ज कराएगा। भारत यहाँ MRO मींस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल सुविधाएं भी स्थापित करेगा। इसके बाद आते हैं कि इसका जो राजनीतिक महत्व है वो क्या है। पहले अफ्रीका में रूस सबसे बड़े सप्लायर थे, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है तो अब इसके बाद भारत के पास एक अनोखा मौका है कि वो अपनी वहां पर जो स्थिति है उसे दर्ज कराए। मीन्स लेकिन यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उसकी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत के लिए अवसर बना है कि वह वैकल्पिक सप्लायर के रूप में अफ्रीका में अपनी जगह बना ले। भारत रूस से लंबे समय से हथियार खरीदता रहा है और इसलिए उसके पास सिस्टम को समझने और संभालने का अनुभव हो गया है। भारत की वैश्विक भूमिका क्या है कि भारत USA, चाइना और रशिया वेस्ट के बीच संतुलित रख पाए। अपना जो तटस्थ स्थिति है भारत को अफ्रीका देशों में भरोसेमंद भागीदार बनाती है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। ओके, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में जानेंगे कि कहां पर है। बैरेचिद मोरक्को में है और भारत जो कि इसकी टेसल है वो मोरक्को में से स्थापित कर रहा है। दोनों मिलकर व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म है। ये महत्व क्या है कि भारत की पहली विदेशी विदेशी रक्षा उत्पादन इकाई है। अवसर क्या है कि अफ्रीका में रक्षा बाजार जो कि रूस की सप्लाई बाधित हो चुकी है, इसके लिए भारत के पास एक नया अवसर है कि वो अपनी वहां पर स्थिति बनाए। नेक्स्ट हमारी DRDO कंडक्ट्स रेल बेस्ड लॉन्च ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल। एक हमारी अग्नि प्राइम मिसाइल बनाई गई है जिसे ट्रेन से लॉन्च किया गया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। DRDO और SFC ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। यह प्रशिक्षण एक रेल आधारित है। मींस ये रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है जो कि रेल बेस मोबाइल लॉन्चर से किया गया है। प्रशिक्षण पूरी तरह संचालन परिस्थिति फुल ऑपरेशनल कंडीशन में किया गया था। मींस संचालित परिस्थिति में किया गया था और रेल से इसे क्या गया छोड़ा गया। मिसाइल की क्षमता क्या है तो आप देखेंगे जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, अग्नि प्राइम एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक अक्षमता कितनी है कि ये 2000 किलोमीटर तक अपनी मारक क्षमता रखता है। यह एक नई पीढ़ी की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है जिसमें उन्नत तकनीक शामिल की गई है। मिसाइल की उड़ान को कई ग्राउंड स्टेशनों और सेंसरों से ट्रैक किया गया। प्रशिक्षण में सभी मिशन उद्देश्य पूरे किए गए हैं। जितने भी इसके उद्देश्य थे वो सब पूरे किए गए हैं। मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम फर्स्ट इसकी मिसाइल है। संस्था कौन कौन है तो इसे DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने इसे दोनों ने मिलकर स्थापित किया है, बनाया है। प्रकार क्या है तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्षमता कितनी है तो ये 2000 किलोमीटर इसकी क्षमता है। लॉन्चिंग प्रणाली क्या है तो ये रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर्स है। इसकी विशेषता क्या है तो ये बहुत तेज तैनाती करती है, कम दृश्यता और क्रॉस कंट्री जो मोबिलिटी है उस पर ये परखर उतरती है। राजनीतिक महत्व क्या है कि भारत की द्वितीय प्रहार क्षमता को और मजबूत बनाते हैं। जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसे ये मजबूत बनाती है।
नेक्स्ट चलते हैं, रेल आधारित प्रणाली को की खासियत क्या है? तो यह प्रणाली विशेष रूप से विकसित की गई है। इसके फायदे क्या है कि तेज और गुप्त जो कि रैपिड एंड लो विजिबिलिटी की तैनाती करती है। क्रॉस कंट्री मोबिलिटी, देश भर में कहीं से भी लॉन्च करने की इसमें अक्षमता है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल को आसानी से इधर उधर ले जाकर बिना दुश्मन को पता चले इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। ये हमारी द हिंदू की न्यूज हुई थी। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि चीन ने वैश्विक प्रतिभा को नियंत्रित करने और प्रवेश की नई शर्तें स्थापित करने के लिए के वीजा नीति लागू की है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपना H-1B वीजा जो बनाया था और उसकी एकदम से जो राशि वो बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा कि जहां $2000 पे करते थे भारतीय, वो अब $1,00,000 पे करेंगे। तो उसके चलते हुए चाइना ने भी अपना एक के वीजा निकाल दिया H-1B वीजा के बेस पर ही, कि जो भारतीय चाइना में आना चाहते हैं वो उनका यहाँ पर वेलकम है, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर अपनी जो जॉब है उसे यहाँ पर करे, अपनी महत्वता यहाँ पर दिखाएं। तो इसके लिए क्या हुआ, चाइना ने के वीजा निकाला है। तो ये किस लिए निकाला गया? विदेशी टेक्नोलॉजी की गतिविधियों को सीमित करने के लिए इसे निकाला गया है। चीन ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से एक नया वीजा श्रेणी के वीजा शुरू किया जाएगा। यह वीजा विशेष रूप से युवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्टीम क्षेत्र में कार्यरत या संभावित विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए होगा। इस वीजा के तहत जिस विदेशी व्यक्ति के पास उपयुक्त योग्यता होगी, जैसे कि शोध का अनुभव, प्रौद्योगिकी का नवाचार में योगदान या फिर भविष्य की अक्षमता, उन्हें चीन में आकर काम, शोध, अन्य गतिविधियां करने की अनुमति दी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, मैंने आपको कल ही बताया था कि कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसके बाद भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को पुनर्जीवित किया गया है। यह कूटनीति कदम निम्न में से किसके उदाहरण पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई सौम्य सांस्कृतिक कूटनीति पर। अच्छा, जो ये मुक्त बाजार है, मुक्त बाजार का मीन्स ये नहीं है कि जो ये आदान प्रदान होगा, निर्यात और आयात होगा, उस पर 0 टैक्स होगा, नहीं। मुक्त, जो ये मुक्त बाजार होता है, जो फ्री जो हमारे बाजार होते हैं, मार्केट होते हैं, इसमें मिनिमम कितना टैक्स कर सकते हैं? 0 टैक्स कभी नहीं होता, लेकिन मिनिमम टैक्स कितना हम रख सकते हैं, एक न्यूनतम जो हम धनराशि है उसे पे करें। तो इसीलिए ये फ्री जो हमारा मुक्त बाजार समझौता है इसे किया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें कितना कम से कम हम टैक्स लगा सकते हैं, इस बेस पर यह समझौता हुआ है। किसी प्रधानमंत्री को अगर लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित करना होता है तो वो एक प्रतीकात्मक कदम होता है, मीन्स बहुत ही सम्मान की बात मानी जाती है, जिसका उद्देश्य भावात्मक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करता है। गंभीर व्यापार वार्ताओं से पहले मैत्रीपूर्ण माहौल बनाकर भारत और ब्रिटेन ने सौम्य कूटनीति का उपयोग किया है, सौम्य कूटनीति का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2025 में कई ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह सम्मान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको रेखांकित करता है? तो ये करता है डिजिटल समावेश और पारदर्शिता को। इसमें क्या है, ये 28 नंबर का हमारा जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड है और ये किसको प्रदर्शित करता है? डिजिटल समावेश और पारदर्शिता को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में देखेंगे, जब ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा वितरण के लिए सम्मानित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने ग्रामीण को प्रमाण पत्र या फिर शिकायत निवारण योजनाओं का लाभ आदि सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई है। इसी के साथ साथ ही महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह है कि इसमें नागरिक सशक्तिकरण है। ग्रामीण अब अपनी सेवाओं के लिए शहर जाने पर निर्भर नहीं रहेंगे, मीन्स वो डिजिटल से ही अपनी ये उपलब्धता प्राप्त करेंगे। पारदर्शिता देखी जाएगी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, जैसे कि ऑनलाइन रिकॉर्ड और ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार कम होगा। सेवाएं तेज और समयबद्ध मिलेगी, मीन्स अगर हमें कोई सेवा चाहिए तो हमें पहले वहां जाना पड़ता है, उसके बाद उन चीजों को लागू किया जाता है, लेकिन ये ऐप से ऑनलाइन ही हो जाएगा तो वो टाइम भी बचेगा और इसे कम टाइम में पूरा किया जाएगा। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर साकार करता है। जिन पंचायतों को सम्मान मिलता है उनका मॉडल अन्य जगह लागू किया जाता है, मीन्स जो पंचायत अच्छा काम करती है उन्हीं का मॉडल फिर आगे लागू किया जाता है। ये इसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन सा भारत राज्य करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। कौन करेगा इसे? उत्तर प्रदेश करेगा।
इसके बारे में देखेंगे। जो जम्बूरी एक बड़ा राष्ट्रीय स्काउट और गाइड का शिविर है जहां बच्चे एक साथ रहते हैं और चीजें सीखते हैं, अनुभव साझा करते हैं। इसका आयोजन भारत में स्काउट एंड गाइड जो BSG संस्था करती है, जो भारत का राष्ट्रीय स्काउटिंग और गाइडेड संगठन है। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी है ये। 19वीं जम्बूरी की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। कौन करेगा इसे? उत्तर प्रदेश करेगा। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर भारत के किस राज्य में इसका अनावरण किया गया है? तो ये क्या है? गुजरात के साबरमती में। एशिया का सबसे बड़ा, तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है और कहां पर स्थापित किया गया? गुजरात के साबरमती में से स्थापित किया गया। रेल संचालन कमांड सेंटर भारत के किस राज्य में अनावरण किया गया है? तो ये क्या है? गुजरात के साबरमती में। 6th है हमारा, हाल ही में किस भारतीय राज्य में व्हाट्सएप जो गवर्नेंस है मॉडल अपनाया गया है जिसके माध्यम से 738 नागरिक सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश ने एक व्हाट्सएप गवर्नेंस ऐप चलाया है जिसमें 738 नागरिक सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो अब उसी व्हाट्सएप पे वो शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, वहां पर चैट कर सकते हैं, सब अपनी प्रॉब्लम्स वहां पर लिख सकते हैं। तो एक ऐप चलाया किसने? आंध्र प्रदेश ने। यह मॉडल आंध्र प्रदेश सरकार ने व्हाट्सएप गवर्नेंस नामक एक अभिनव मॉडल पेश किया है। इस मॉडल के अंतर्गत 738 नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप ऐप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही है जिससे सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं। यानी नागरिक को सरकारी सेवाएं पाने के लिए किसी बहुत बड़ी वेबसाइट या कार्यालय पर जाना नहीं पड़ेगा। वे सीधे व्हाट्सएप ऐप मैसेज के माध्यम से सेवा प्राप्त कर सकते हैं और शिकायत भी अपनी दर्ज कर सकते हैं। फिर और ये जो व्हाट्सएप हमारा वो है, जो व्हाट्सएप गवर्नेंस ऐप है, इसका नाम क्या है? तो ये है मन मित्रा। क्या है? मन मित्र इसका जो नाम है। ये क्या है कि ये आंध्र प्रदेश सरकार के एक व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस पहल है, मन मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले की 75 ग्राम पंचायतों को हाल ही में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो बाल विवाह मुक्त पंचायत किसे घोषित किया गया? तो इसे किया गया है सूरजपुर जिले को। सूरजपुर जिले को कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का जिला है। कौन सा? सूरजपुर जिला। बाल विवाह मुक्त पंचायत क्या है? तो ऐसी पंचायत जहां पर 18 साल से कम की उम्र की लड़कियां और 21 साल से कम के जो लड़के हैं उनकी शादी प्रतिबंधित की गई है। मीन्स हमारी जो संविधान में है कि 18 साल से कम की लड़कियों की शादी नहीं होगी और 21 साल से कम के लड़के की शादी नहीं होगी, ये प्रतिबंधित है। लेकिन इस पर सबसे ज्यादा जो खरा उतरा है वो सूरजपुर राज्य जो डिस्ट्रिक्ट है वो उतरा है छत्तीसगढ़ का, जहां पर 18 साल से नीचे कोई भी लड़की नहीं है जिसकी शादी की गई हो और 21 साल से कम का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी शादी की गई हो। तो ये सब चीजें भी पंचायत ने अपने स्तर पर निगरानी करती है, जागरूकता अभियान चलाती है और सुनिश्चित करती है कि गांव में कोई भी बाल विवाह न हो। बच्चों का अधिकार, इससे क्या क्यों ऐसा किया गया कि इसकी वजह क्या रही है? तो इसकी वजह क्या है कि हर बच्चे को शिक्षा और बचपन जीने का अधिकार है। बाल विवाह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है और बचपन छिन जाता है और इससे स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है कि अगर कम लड़की हो या लड़का हो उनकी शादी कर दी जाती है, उन पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होना या फिर बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जैसे कम उम्र की शादी में मातृत्व या फिर पितृत्व की जिम्मेदारी से स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती हैं कि जब वो माता बन जाती है या पिता बन जाते हैं तो उनकी एक समस्याएं बढ़ जाती हैं, मीन्स उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जो मातृ मृत्यु दर है, जो कि माता के बच्चे होने पर माता की जो मृत्यु दर है उसमें बढ़त हो जाती है। शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है क्योंकि कम एज में अगर बच्चा होगा तो उसमें क्या होता है, वो इस तरह मानसिक स्टेबल नहीं होती है और इससे माँ की या बच्चे की मृत्यु होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी के साथ जब बच्चे शिक्षा पूरी करते हैं और वयस्क होने के बाद शादी करते हैं तो वे अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बने रहते हैं। सामाजिक बदलाव क्या आया कि पंचायत स्तर पर पहल होने से पूरे गांव में एक जागरूकता फैलती है और लड़कियों के अधिकार और बराबरी की दिशा में यह बड़ा कदम है। सतत जो विकास लक्ष्य है इसका, यह पहल संयुक्त राष्ट्र के SDG 5 जेंडर इक्वलिटी और SDG 16 जो कि पीस जस्टिस के से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ का लीप कार्यक्रम किसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है? तो ये किसको क्या है? ये क्या है? नवाचार और स्टार्टअप। नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। लीप क्या है?
किसने शुरू किया, कहां पर इसका फंड है, तो आप देखेंगे ये कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया और इसमें 1000 करोड़ रुपए, कितने 1000 करोड़ रुपए लगाए गए थे। इसकी जो लागत 1000 करोड़ रुपए है और कर्नाटक में से नवाचार, स्टार्टअप्स और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए इसका उद्देश्य है। वित्तीय सहयोग क्या है कि नए स्टार्टअप्स, पूंजी और आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुसंधान एवं विकास क्या है तो उद्योग, विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं को जोड़कर नई खोजों को प्रोत्साहन मिलेगा। इनोवेशन हब क्या है कि पूरे कर्नाटक में इंक्यूबेशन सेंटर, लैब और साझा की जाएगी। कार्यस्थल जैसे कि को वर्किंग स्पेस बनाए जाएंगे। कौशल विकास क्या है कि युवाओं को नई तकनीकी जैसे एआई, बायोटेक, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स में प्रशिक्षित करना होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्या है कि कर्नाटक को दुनिया का प्रमुख इनोवेशन हब और भारत का सिलिकॉन वैली बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये न्यूज हुई। स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी सेंटर में नई नौकरियां पैदा होंगी। इससे विदेश निवेश और बड़ी टेक कंपनियों को आकर्षित करेगा और छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार की पहुंच बनेगी। इसका ये महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्वीकृत 2220 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये है सुबनसिरी नदी पर। किस पर है, सुबनसिरी नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है। कौन सी, ओजू परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की। और ये कहां पर बनाई जा रही है, जहां पर भारत और चीन का इलाका है, मीन्स अरुणाचल और चीन की बाउंड्री है वहां पर, वहीं पर ये विद्युत जो ओजू जल विद्युत परियोजना उसे स्थापित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की चीन सीमा के निकट ऊपरी सुबनसिरी नदी पर स्थित ओजू जल विद्युत परियोजना 2220 मेगावाट को हाल ही में पर्यावरण अनुमति के लिए केंद्रीय विशेषज्ञ पैनल से सिफारिश मिली है। यह परियोजना क्या है, तो ये इसका नाम क्या है, ओजो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ओजो जल विद्युत परियोजना है। लगभग इसकी 2220 जो मेगावाट इसकी अक्षमता है। स्थान क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो ऊपरी नदी है, जो कौन सा सुबनसिरी नदी है, उसके बेसिन पर से बनाया गया है। भौगोलिक रूप से भारत चीन के नजदीक पड़ता है। उद्देश्य क्या है कि देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाना, रिन्यूएबल हाईवे जो हाइड्रो पावर है उसे बढ़ाना, स्थानीय जो राष्ट्रीय ग्रिड में आपूर्ति और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना। परियोजना लागत और रूपरेखा क्या है इसकी, तो सूचनाओं में लागत के अनुमान और जो पर्यावरणीय अध्ययन शामिल किए गए हैं। कुछ रिपोर्टों में लागत और प्रतिष्ठित जो शर्तें हैं वो बताई गई हैं। अच्छा जी, ये हुई आज की हमारी करंट अफेयर। आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने हर एक द हिंदू की न्यूज हो या फिर हमारा जो रिवीजन के क्वेश्चन हो, मैंने पूरे डिटेल में आपको अच्छे से समझाए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप मेरी ऐसे ही करंट अफेयर की क्लास डेली लेते रहें। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।